मेरा ख्याल है हमसे लग्जिश नहीं होगी। फिरोजा खामोश होगी। फिर दूसरी सुबह उसने हस्बे मामूल मुस्कुराते हुए उन्हें सुबह बखैर कहा। सबने नाश्ता किया और फिर प्रोफेसर फिरोजा और फरजाना को लिए हुए एक तरफ चल पड़ा। प्रोफेसर के चेहरे पर कशमकश के आसार थे, लेकिन रास्ते भर वो कुछ नहीं बोल सका। आज उसने इन गारों के इंतहाई सिरों का रुख किया था और वो वादी के अक्कम में पहुंच गए। लेकिन जिस जगह वो पहुंचे वहां आग का एक सुर्ख और दहकता हुआ अलाव देखकर उनका रूंगटे खड़े हो गए। प्रोफेसर का चेहरा फक हो गया था। लड़कियां भी सरसयामा निगाहों से एक दूसरे को देख रही थी। ये अलाव? प्रोफेसर ने बराए हुए लहजा में कहा। आग का अलाव है प्रोफेसर, मेरी ग़िज़ा है। जितनी शदीद आग हो मेरे लिए ज्यादा फरहत बख्श होगी। इन पिघले हुए आछी पत्थरों की बनिस्बत ये आग पानी की हैसियत रखती है। आप इसकी तपश महसूस कर रहे होंगे। इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि यह मसनूई नहीं है। लेकिन क्या तुम? हाँ प्रोफेसर, आपको इम्तिहान भी दूंगा और मेरे जिस्म की थकन भी दूर हो जाएगी। यूं भी हर दौर में गुस्ले आतिश मेरी जिंदगी को चिला बख्शता है। नहीं नहीं सुनो, प्रोफेसर ने हाथ उठाकर उसे रोका। तुम शायद मेरी बात का बुरा मान गए हो। नहीं मुअज़्ज़ज़ प्रोफेसर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कह चुका हूं कि आग मेरी जिस्मानी बका के लिए एक खास अहमियत रखती है। अब फिक्र ना करें, मैं जो कुछ कह रहा हूं हकीकत है। उसने लिबास उतारते हुए कहा। फिरोजा ने फरजाना का बाजू मजबूती से पकड़ लिया और दोनों लड़कियां प्रोफेसर के बिल्कुल नजदीक पहुंच गई। वो सहमी हुई थी। उसने पूरा लिबास उतार दिया और लड़कियों की निगाहें शर्म से झुक गईं। मुख्तलिफ अदवार में तहजीब ने मुख्तलिफ रूप धारे हैं। सतरपोशी काफी अरसा पहले राइज हो गई थी और बहरहाल इसकी अफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। ये इंसान की दिलकशी में इजाफा कर देती है। लेकिन मैं इब्तदा से हूँ। मेरे लिए बरहनगी कोई अजनबी चीज नहीं है। न जाने कितना वक्त मैंने इसी अंदाज में गुजारा है। इसलिए आप मेरी इस हरकत का एहसास न करें प्रोफेसर। मैं इन लड़कियों से भी माजरत खा हूँ, इसने कहा और फिर अलाव के नजदीक एक सतून से लटका हुआ एक लकड़ी का ड्रम उठा लिया। उसे सर से बुलंद किया और अलाव में झोंक दिया। ड्रम से स्याह रंग की कोई चीज निकलकर बह निकली और आग के शोले एकदम बुलंद हो गए। आग बेपनाह हो गई और दूसरे लम्हे उसने आग में इस अंदाज में छलांग लगा थी जैसे पानी में गोताखोरी की जाती है। लड़कियों की चीखें निकल गईं। वो शर्मो हया भूल कर इस बरहना इंसान के हेवले को देखने लगी जो आग में नजर आ रहा था। आग में से उसकी लज्जत में सिसकारियां सुनाई दे रही थी। चोलों में उसका मसरूर चेहरा नजर आ रहा था। वो दोनों हाथों से आग को जिस्म पर मल रहा था और प्रोफेसर मुंह फाड़े आग में झांक रहा था। फिरोजा, फरजाना, आज इसका बयान करदा एक एक लफ्ज पर यकीन करना पड़ेगा। बोलो, क्या तुम अब भी इस पर शक करोगी? सुनो, मेरे दिल में कशमकश थी। मेरे जहन के गोशों में एक ख्याल छुपा हुआ था। मैं सोच रहा था कि मुमकिन है वो कोई अजीम दास्तान गो हो। मुमकिन है तहजीब पर उसकी बेपनाह रिसर्च हो। मैं सोचता था कि मुमकिन है वो एक अजीम साइंसदान हो और इस वीराने में कुछ भयानक तजर्बे कर रहा हो। मुमकिन है वो हम लोगों को किसी खास मकसद के तहत बेवकूफ बना रहा हो। लेकिन ये आग, ये मंजर उसे हमें क्या समझे? फिर क्या अब भी हम इसकी दास्तान का कोई हिस्सा गलत समझ लें? लड़कियां कुछ नहीं बोली। वो आग में नहाने वाले को देख रही थी। न जाने कितनी देर तक वो शोलों में गुसल करता रहा और फिर शोले सर्द पड़ने लगे। आग नीचे होने लगी। तब वो आग से बाहर निकला। उसका अच्छी बदन कुंदन बन गया था। वो दुनिया का हसीन तरीन इंसान नजर आ रहा था। उसके खदोखाल और तीखे हो गए थे। उसके बाल अच्छी रंग में रंग गए थे। उसमें एक अनोखा बांकपन पैदा हो गया था। उसने इत्मीनान से अपना लिबास पहना और फिर संवर कर उनके करीब पहुंच गया। प्रोफेसर खावर और उसकी दोनों लड़कियां अजीब सी निगाहों से उसे देख रही थी। ये एक छोटा सा मुजाहरा है प्रोफेसर। इन मुजाहरों में से एक जो मैं कदीम लोगों को अपनी शख्सियत, अपनी कुव्वतों का यकीन दिलाने के लिए किया करता रहा हूं। लेकिन तुम्हें मुतमईन करने के लिए मैं ऐसे ऐसे बहुत से मुजाहरे कर सकता हूं। आओ मेरे साथ आओ। मुझ पर यकीन कर लेने के बाद तुम्हें मेरी दास्तान में ज्यादा लुत्फ आएगा। मैंने हर दौर में तजुर्बात किए और करता रहूंगा। इस दौर में भी मैंने एक तजुर्बे के बारे में सोचा था। इस सिलसिले में तुम्हें फिर बताऊंगा। फिलवक्त हम दूसरी बातें कर रहे हैं। आओ प्रोफेसर, प्लीज मेरे साथ आओ। सुनो, मेरा ख्याल है किसी दूसरे तजुर्बे की जरूरत नहीं है। हम इत्मीनान कर चुके हैं, प्रोफेसर ने कहा। आओ भी प्रोफेसर, थोड़ी सी चहलकदमी ही सही, उसने दोस्ताना अंदाज में कहा और आगे बढ़ गया। अब वो आग के अलाव से काफी दूर निकल आया था। फिर उसने प्रोफेसर और लड़कियों से एक जगह रुकने के लिए कहा और चारों तरफ देखने लगा। मेरा ख्याल है आप लोग इस चट्टान पर खड़े हो जाएं। उसने एक तरफ इशारा किया और प्रोफेसर लड़कियों के साथ चट्टान पर पहुंच गया। बराह करम यहां से हिलने जुलने की कोशिश न करें, वरना आपको नुकसान भी पहुंच सकता है, उसने कहा और वहां से आगे बढ़ गया। जिस जगह ये लोग खड़े थे वहां से तकरीबन 200 गज दूर पर एक भारी चट्टान के करीब पहुंच गया। ये चट्टान बहुत सी दूसरी चट्टानों का बोझ सहारे हुए थी और इस तरह उभरी हुई थी कि इंसानी हाथों की गिरफ्त इस पर हो सकती थी।
लेकिन उसे अपनी जगह से उखाड़ने का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। ताहम उसके लंबे और मजबूत हाथ उसके गिर्द पहुंच गए। प्रोफेसर की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करना चाहता है। असल बात तो वो इस वक्त समझ सके जब उन्होंने चट्टान का ऊपर का पत्थर लुढ़कते देखा। यह पत्थर कहलाने के बजाय एक छोटी चट्टान कहला सकता था। जब उसने अपनी जगह छोड़ी तो तीनों के मुंह से बेख्तियार चीखें निकल गईं, क्योंकि पत्थर इसी तरफ गिर रहा था जहां वो मौजूद था। वजनी चट्टान उसके झुके हुए शानों पर गिरी। उसके पीछे एक दूसरी चट्टान आ रही थी। डैडी डैडी, फिरोजा ने कांपते हुए प्रोफेसर का बाजू खींच लिया। अब बड़ी चट्टान, वो जिस पर ताकत सर्व कर रहा था, अपनी जगह छोड़ चुकी थी और उसकी जगह छोड़ते ही उसके ऊपर जो कुछ था वो एक खौफनाक गड़गड़ाहट के साथ नीचे आ गया था। बड़े बड़े मनोवजनी पत्थर उसके जिस्म पर गिरकर उछल रहे थे और फिर उनकी तादाद इतनी हो गई कि उसका जिस्म उन पत्थरों में छुप गया। वो छोटे बड़े पत्थरों में दफन हो गया था। ये क्या हुआ डैडी? फरजाना की भराई हुई आवाज निकली, लेकिन प्रोफेसर खामोश खड़ा था। वो पथराई हुई आंखों से पत्थरों के उस ढेर को देख रहा था जिसके नीचे वो मौजूद था। गोश्त पोस्ट के किसी इंसान की जिंदगी का तस्वुर भी हमाकत थी। इन संगी चट्टानों के नीचे से किसी का जिंदा निकल आना नाकाबिले यकीन बात थी। वो इन गैर मुतहरक पत्थरों को देखते रहे। वो मर गया डैडी, वो इन भारी चट्टानों के नीचे दबकर हलाक हो गया, फरोजान लरजते हुए बोली। लेकिन दूसरे लम्हे फरजाना चीखी, वो देखो बाजी, और सब चौंक पड़े। एक वजनी चट्टान फिजा में बुलंद हो रही थी। दो हाथ उसे बुलंद किए हुए थे। फिर चट्टान उछलकर एक तरफ जा पड़ी। उसके बाद पत्थर खुद ब खुद लुढ़कने लगे। वो उछलकर दूसरी तरफ गिर रहे थे और फिर वो इनके नीचे से निकल आया। वो अपने जिस्म की गर्द झाड़ रहा था। एक चट्टान पर चढ़कर वो कूदा और फिर उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसके जिस्म या कपड़ों पर एक भी सुर्ख निशान नहीं था। चंद मिनट के बाद वो इनके करीब पहुंच गया। उसकी आंखों में मुस्कुराहट थी। मुझे अफसोस है प्रोफेसर की ये एक बचकाना हरकत थी, लेकिन खुद को जो कुछ कहता रहा हूं उसकी वो अहमियत न थी जो उसके बाद होगी। मैं कह चुका हूं कि ऐसे ऐसे बहुत से तमाशे मैं आपको दिखा सकता हूं, लेकिन यह तहजीब का इब्तदाई दौर नहीं है। इन लोगों को मरऊब करने के लिए ऐसी शोबदों की जरूरत होती थी। आज के लिए दलाइल और मेरा कुतुब खाना काफी है। अपने दौर के या इससे पहले कि किसी भी मुहक्किक की कोई तसनीफ उठा कर देख लो। जिस अंदाज में तहजीब का इर्तिका हुआ है मेरी गुफ्तगू से अलग नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने तारीख के हवालों से अपनी तसानीफ मुरतब की है और मैंने इन नदवारों में सांस ली है। तुम बेहद अजीब हो, तुम इंतहाई हैरत अंगेज हो, प्रोफेसर के मुंह से निकला। मुझे इस दौर के कोई नाम न दो प्रोफेसर, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हारे लिए कोई नाम तलाश करने में नाकाम रहूंगा। तुम सदियों के मुसाफिर हो, मैं तुम्हें इनका बेटा ही कह सकता हूँ, प्रोफेसर ने कहा और वह मुस्कुराने लगा। फिर उसने प्रोफेसर का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, आओ प्रोफेसर, आसाना की कहानी मुकम्मल कर ली। तमाशे तो होते रहे कि आओ मैं तुम्हें जिंदगी का रस पिलाऊं। इसे पीकर तुम खुद को कभी बूढ़ा ना महसूस करोगे। वो प्रोफेसर के साथ आगे बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद वो अपनी लेबॉर्ट्री में था। ये लेबॉर्ट्री तुम्हारे लिए हैरत अंगेज होगी प्रोफेसर। मैं कोई बाकायदा साइंसदान नहीं हूं, लेकिन साइंस का तस्वुर आज का नहीं है। इंसान ने अपनी जरूरियात से हटकर भी बहुत कुछ सोचा है। इसके ज़हन में कायनात के जर्रे जर्रे का तस्वुर हमेशा से है और हालात ने जब भी इसे सहूलतें फराहम की हैं, इसने कायनात के बारे में सोचा है, इस पर काम किया है। अगर वो इस काम को मुकम्मल नहीं कर सका तब भी उसने दूसरों के लिए रास्ते जरूर हमवार कर दिए हैं और इंसान एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ता रहा है। मैं तुम्हें अपनी पेशगोई की वो किताब दिखाऊंगा जिसमें मैंने इंसान के इस दौर के बारे में भी कहा है। फिर मैं तुमसे पूछूंगा कि मेरी पेशगोई किस हद तक दुरुस्त है। उसने एक अजीब साख्त की टंकी के ढक्कन को खोला और सुर्ख रंग की भाप बुलंद होने लगी। टंकी में एक सुर्ख स्याल खोल रहा था। उसने खोलते हुए स्याल का एक घूंट भरा। ये कोई ऐसी चीज नहीं है प्रोफेसर जिसे पीते हुए तुम सोचो कि इसका टकराव तुम्हारे मजहबी कयूद से तो नहीं है, इसलिए पी लो इसे, तुम खुद में नुमाया तब्दीली महसूस करोगे। प्रोफेसर ने गिलास ले लिया। उसका ख्याल था कि गिलास सख्त गर्म होगा क्योंकि स्याल खोल रहा था और गिलास से भी सुर्ख भाप उठ रही थी, लेकिन गिलास बहुत ठंडा था। उस उठने वाली भाप बिल्कुल यख थी। प्रोफेसर उसे नाक के करीब ले गया। उसकी खुशबू नहायत खुशगवार थी। तब प्रोफेसर ने घूंट घूंट करके उसे पी लिया। उसे अपने जिस्म में सुरूर की लहरें दौड़ती महसूस हुई। इस असना में उसने 2 गिलास भरकर लड़कियों की तरफ बढ़ा दिए थे। लड़कियों ने झिझकते हुए गिलास ले लिए और फिर उन्होंने भी गिलास खाली करके उसकी तरफ बढ़ा दिए। दर हकीकत इसकी तासीर हैरत अंगेज है, प्रोफेसर ने एतराफ किया। लेकिन एक बात मेरे जहन में चुभ रही है। वो क्या प्रोफेसर? उसने प्रोफेसर का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए पूछा, तुमने ये तमाम चीजें कहां से दरियाफ्त की? दरअसल जिंदगी के इब्तदाई दौर से निकलकर जब मैंने तहजीब के दौर में कदम रखा तो सोचने समझने की कुव्वत दूसरों की बनिस्बत है मेरे जहन में ज्यादा थी प्रोफेसर। दूसरे सिलसिलों से हटकर मैंने फुर्सत में ऐसे लोगों को तलाश किया जो इंसानियत को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए सरगर्म थे। हर दौर में मैं ऐसे लोगों का हम असर रहा।
उनकी तहकीकात से मैं फैज़याब होता रहा। बहुत से नुक्ते जो उनके जहनों में पोशीदा थे और किसी तौर वो इन्हें हल न कर पाते थे, मैंने अपनी कोशिशों से हल किए। उनकी जिंदगी ने उनका साथ न दिया जो अपना काम मुकम्मल करते, लेकिन अगर मेरे जहन में कोई गिरा रह जाती तो मैं इसकी लगन में लग जाता और जो काम वो मुकम्मल न कर सकते थे मैं मुकम्मल कर लिया करता था। आज के दौर में इन लोगों के नाम एहतराम से लिए जाते होंगे, इन्हें बानी तहजीब कहा जाता होगा, या मुमकिन है इनमें से कुछ लोगों के नाम मंजरेआम पर ही ना आए हों, क्योंकि इन सब की तहकीकात को निचोड़ हासिल करके मैंने इनमें अपनी जहानत शामिल की है प्रोफेसर। लेकिन मैं इस जहानत से खुद फायदा उठाता रहा हूं, क्योंकि मेरे जहन में खुद परस्ती कभी नहीं आई। मैंने खुद को दुनिया से रोशनास कराने के बारे में कभी नहीं सोचा। मैं तो अलग थलग इंसान हूं जो अपने तौर पर जिंदगी गुजार रहा हूं। खूब, तो तुमने दुनिया के मशहूर तरीन लोगों मसलन अफलातून, सकरात, बकरात और लुकमान वगैरह के साथ भी जिंदगी गुजारी है। ये सब नाम मेरे लिए अजनबी हैं। मुमकिन है ये बहुत बाद के इंसान हूं, इनसे पहले के लोगों से मैं वाकिफ हूं। प्रोफेसर ने गहरी सांस ली। वो लेबॉर्टरी से निकलकर फिर उस जगह आ गए जहां इनकी निशिस्त हुई थी। पहाड़ वालों का क्या हुआ? फरोजा बोल उठी और उसने मुस्कुराते हुए फरोजा और फरजाना की तरफ देखा, फिर गहरी सांस लेकर गर्दन झुका ली। स्यारू फातिह अरसाना में दाखिल हुए। उनके दिलों में नफरत थी, इंतकाम की ख्वाहिश थी, लेकिन वो लातूई के हुक्म के खिलाफ नहीं चल सकते थे। वो इनसे इंतकाम नहीं ले सकते थे। अरसाना के सफेद फामों को पनाह दे दी गई। इन सबको हुक्म दिया गया कि स्याह फामों की अतात करें, उनके साथ मिलजुल कर जिंदगी गुजारें, और अगर इन्होंने कभी सरकशी की तो मौत उनके लिए आसान हो जाएगी। और अरसाना वालों ने वफादारी का सबूत दिया। तब बारूक शहनशाह के महल में दाखिल हो गया। अरकाक भी उसके साथ था, लेकिन वो दोनों ही मेरे ममनून थे। उनके ख्याल में मेरी वजह से इन्हें यह फतेह हासिल हुई थी। बिलाशुबा स्याह फाम फातिह किसी तौर अरसाना के सफेद फामों से कम न थे। उन्होंने अरसाना को पूरा इंतजाम इस तरह संभाल लिया जैसे वो चल रहा था। ये मेरी तजवीज़ थी। मैंने बारूक को बताया कि इब्तिदा में पूरे निज़ाम को समझने के लिए उसे सफेद फामों की जरूरत है। वो इनके साथ अच्छा सलूक करे, इन्हें अपने साथ शामिल कर ले। और बारूक ने यही किया। उसने अरसाना के ज़हीन लोगों को अपने करीब होने का मौका दिया और उनके साथ मिलकर काम करने लगा। बहुत से सूरज निकले, गरूब हुए, और फिर अरसाना पर बारूक का मुकम्मल कंट्रोल हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं थी। स्याह फामों के लिए नए मकान तामीर हो रहे थे। सफेद फाम और स्याह फाम मिलकर काम कर रहे थे। खेतियां वसी की जा रही थी। जमीन में सुराख करके पानी के हसूल का इंतजाम हो रहा था। मेरा तजर्बा भी इन तमाम कामों में शामिल था। मेरी हैसियत मुनफरिद थी। महल का एक खूबसूरत गोशा मेरे लिए था, जहाँ रात की पुरसकून तन्हाइयों में आकाशा की नरम बाहें मेरी गर्दन में हमायल होती। आकाशा ने सब कुछ फरामोश कर दिया था। वो सिर्फ मुझ में गुम हो गई थी और मैं भी उसकी मोहब्बत की भरपूर पज़ीराई कर रहा था। और फिर जब तमाम काम मुकम्मल हो गए तो बारूक ने अरसाना के हुक्मरान की हैसियत से मेरा नाम दिया। कौन था जो इस बात पर खुश ना हो कि सूरज का बेटा उनका हुक्मरान होगा? किसी को एतराज नहीं था। एतराफ सिर्फ मुझे था। चुनाचे मैंने अरकाक और बारूक को समझाया, मेरे लिए किसी तौर मुमकिन नहीं है बारूक कि मैं इंसानों पर हुक्मरानी करूं। मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूं, मैं तुम्हारे साथ शरीक हूं, मेरी मदद तुम्हारे साथ रहेगी। हुक्मरान तुम बनोगे बारूक, मैं तुम्हें सिर्फ हदायत दूंगा और तुम इन पर अमल करोगे, और हदायत तुम्हारे कदम मजबूत करेंगे। इसके अलावा मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकूंगा। यह सबकी ख्वाहिश थी सूरज के बेटे, और यह मेरी ख्वाहिश है। मैंने कहा, मैं तुम्हें अपने हाथों से हुक्मरानी का ताज पहनाऊंगा, और मेरी ख्वाहिश का एहतराम किया गया। बारूक को मैंने अपने हाथों से शहनशाह बनाया और पूरे अरसाना में खुशियां मनाई गईं। इन खुशियों में अरसाना के कदीम बाशिंदे भी शरीक थे। बारूक हुक्मरानी करने लगा और मैंने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। पूरे अरसाना में अमन सुकून की जिंदगी गुजरने लगी। अरसाना तरक्की की राह पर गामजन हो गया। इंसानों की सहूलतों के लिए काम किए जाने लगे। उनमें अरकाक पेश था। बेशक बूढ़ा अरकाक बेपनाह जहानत का मालिक था। उसके जहन में तहकीकाती जरासीम मौजूद थे, और जब अरसाना के लिए उसका काम मुकम्मल हो गया तो उसने अपना काम शुरू कर दिया। वो सितारों की चालें मालूम करने का शौकीन था, और जब उसने मुझे अपने साथ शरीक कर लिया तो वो दो आतशाह हो गया। तो प्रोफेसर हम दोनों ने सितारों की गर्दिश पर निगाह रखनी शुरू कर दी, और थोड़े अरसे में हमने इल्म नजूम पर दस्तरस हासिल कर ली। हम अरसाना के मौसम के बारे में पेशगोई कर सकते थे। इंसानों पर मौसम के जो असरात होते उन पर हम बहुत कुछ सोच सकते थे। दरहकीकत मैंने अरकाक से बहुत कुछ सीखा, लेकिन अरकाक मेरी बालादस्ती तस्लीम करता रहा। उसके जहन में जो नई बात आती वो मुझसे कहता, और मैं उस पर अपनी ज़हनी कुव्वतें सर्फ करके उस बात की तकमील तक पहुंचा देता। यूं मैं इल्म नजूम में यकता हो गया। वक्त गुजरता रहा। आकाशा के सर के बाल चांदी के तारों में बदलने लगे। बारूक बूढ़ा हो गया, उसकी औलादें जवान होने लगी। अरकाक मर गया, फिर बारूक भी मर गया, और मैंने अपने हाथों से उसके बेटे को तख्त नशीन कर दिया। फिर जब आकाशा भी बूढ़ी होकर मर गई तो मेरा दिल अरसाना से उचाट हो गया। मैं चाहता तो अरसाना की कोई भी हसीन लड़की मेरी आगोश की जीनत बन सकती थी,
लेकिन प्रोफेसर मेरे दिल ने उसे कबूल न किया। मैं वहां एक मुअज्जज और मुकद्दस शख्सियत का मालिक था। ये लड़कियां मेरी निगाहों के सामने पैदा होकर जवान हुई थीं, इसलिए मैं उन्हें अपने तसर्रुफ में नहीं ला सकता था। तब एक रात तन्हाई में मैंने अरसाना को छोड़ने का फैसला कर लिया। मैंने सोचा मैं नए जहान तलाश करूं जहां मेरी हैसियत अजनबी हो। अब मैं अरसाना में तन्हा रह गया था। वो लोग मर चुके थे जिनके साथ मैं अरसाना में दाखिल हुआ था। नए नए लोग मेरे सामने थे। गो मेरी इज्जत इसी अंदाज में होती थी। मैं एक तरह से उनका देवता बन गया था। वो महल जिसमें मैं रहता था अब एक माबद की हैसियत इख्तियार कर गया था। बारूक के बेटे ने अपने लिए एक नया महल बनवा लिया था और इस महल में चंद गुलामों के साथ मैं रहता था। बारूक का बेटा मुझे ताज़ीम देता था। वो हफ्ता में एक बार मुझसे दुआएं लेने आता था। लेकिन मैं अब अरसाना से बेजार हो चुका था। मैं किसी नई दुनिया में जाने के लिए बेचैन था। मैं जानता था कि अगर मैंने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया इन लोगों से तो पूरा अरसाना मेरी मिन्नत करने के लिए आएगा। वो तमाम बरकतें मेरे दम से समझते थे। वो मुझे बहुत बड़ा अवतार मानते थे। चुनाचे मैंने खामोशी से यहां से निकल जाने का फैसला कर लिया और फिर एक रात मैंने एक मजबूत घोड़ा और चंद हथियार लिए और जब चांद आखिरी सफर कर रहा था, अरसाना गहरी नींद सो रहा था, मैं अपना असासा यानी चंद किताबें लेकर चल पड़ा। ये किताबें मैंने हर दौर में जिंदगी से अजीज रखी हैं प्रोफेसर। सच पूछो तो यही मेरा सरमाया है। मैं जब भी जागता हूं इन्हें देखकर तरोताजा हो जाता हूं। रात की तारीकी में मैं एक समत चल पड़ा। किसी ने मुझे नहीं देखा था। कोई मंजिल मुतय्यन नहीं थी, बस चल रहा था। सितारों के नक्शे से मैंने एक ऐसी समत मुतय्यन की थी जिस तरह मैं कभी नहीं गया था। रात गुजरती रही, सूरज निकल आया। रोशनी में मैंने एक सहरा देखा। बिलाशुबा मैंने रात के इस मुख्तसर हिस्से में काफी सफर किया। अरसाना के नकूश दूर दूर तक नहीं थे। मैंने सूरज की परवाह नहीं की, चलता रहा। अलबत्ता जब मैंने घोड़े में थकन के आसार महसूस किए तो एक मुनासिब जगह कायम कर लिया। मेरे पास हथियार थे, सहराई जानवरों की कमी नहीं थी। जब जरूरत होती शिकार कर लेता। घोड़े के लिए अलबत्ता बाज़ औक़ात परेशानी उठानी पड़ती। उसके लिए मुनासिब जगहों से खुराक का जखीरा भी करना पड़ता। जमीन की तवालत तय होती रही। दिन रात गुजरते रहे, मंजिल नामालूम थी। न जाने कितने सूरज सर से गुजरे, न जाने कितने चांद निकले। सफर जारी रहा और फिर एक तवील अरसे के बाद मैंने इंसानों की शक्ल देखी। पत्थर के टुकड़ों से एक कुआं बना हुआ था और ये इंसान उसके गिर्द आराम कर रहे थे। मैं उनकी तरफ बढ़ गया। न जाने क्यों इंसानों को देखकर मैंने अपने दिल में खुशी महसूस की थी। मेरा घोड़ा तेज रफ्तारी से दौड़ता हुआ उन इंसानों के करीब पहुंच गया और फिर मैं घोड़े से उतर गया। न जाने क्यों मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। ये साकत लोग आराम नहीं कर रहे थे, बल्कि इनमें जिंदगी ही नहीं थी। हाँ, ये मुर्दा थे। मैंने झुककर उनमें से एक को देखा। वो ऊंधा पड़ा था। मैंने उसे शाने से पकड़कर सीधा किया। तब मुझे उसके पहलू में एक खंजर पवस्त नजर आया। जख्म से बहने वाला खून खुश्क हो गया था। मैं उसकी शक्ल देखता रहा। अजीब सी हेत थी उसकी। जिस्म पर बाकायदा लिबास था। एक कपड़ा सर से भी बंधा हुआ था। तमाम लोगों के लिबास यकसां थे और सबके सब ही मुर्दा थे। सबके जिस्मों पर खून था। तब मैंने परेशान निगाहें चारों तरफ उड़ाई और बहुत दूर मुझे कुछ घोड़े चरते हुए नजर आए। ये गालबन उन्हीं लोगों के घोड़े थे, लेकिन न जाने किसने इन्हें कत्ल कर दिया था। इनके चेहरों से किसी बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। मैंने उलट पलट कर उनकी लाशें देखी और फिर कुछ न कुछ समझकर एक गहरी सांस लेकर आगे बढ़ गया। वैसे मुझे यकीन था कि कोई बस्ती करीब है। इंसानों से जल्द मुलाकात होने वाली है। न जाने कैसे लोग हैं, न जाने किस अंदाज में पेश आए, लेकिन बहरहाल मुझे फिक्र नहीं थी। मैं तो हर किस्म के लोगों में जगह बनाने का आदी था। घोड़ा दौड़ता रहा। यह वफादार जानवर शुरू से बावफा है। इसे हमेशा इंसानों से मोहब्बत रही है। वो मेरी तरह ताकतवर नहीं था, लेकिन बहरहाल मेरे बोझ को घसीट रहा था। यहां तक कि मुझे एक बड़ा हिसार नजर आया। यह हिसार गहराई में था, इसलिए यहां से साफ नजर आता था। इसकी दीवारें काफी ऊंची थी, इसलिए अंदर का माहौल तो नजर नहीं आता था, लेकिन इसके तूल और अर्ज का पता जरूर चल जाता था। इसके सामने के रुख पर लकड़ी का एक अजीम शान दरवाजा था जो बंद था। फसीलों की बुलंदियों पर बहुत से इंसान नजर आ रहे थे। मैं बुलंदी से उनका जायजा लेता रहा और फिर मैंने अपना घोड़ा आगे बढ़ा दिया। तब वो चौकोर लकीर नुमाया होने लगी जो दूर से समझ में नहीं आ रही थी। ये लकीर एक गहरा गड्ढा था जो दरवाजे के सामने और हिसार के चारों तरफ मौजूद था। इसमें पानी भरा हुआ था। मैं गौर करने लगा। यकीनन ये हिफाजती गड्ढा था जो शायद दुश्मनों को अंदर आने से बाज रखने के लिए बनाया गया था। मैं जहानत को दिल ही दिल में दाद दिए बगैर नहीं रह सका। यकीनन इस हिसार के बासी ज़हीन लोगों के और मैं इन लोगों से मुलाकात करना चाहता था। चुनाचे में आगे बढ़ता रहा और फिर पानी की इस खंदक के किनारे पहुंच गया। तब मैंने चीख कर कहा, बस्ती के लोगों, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने का रास्ता दो। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। फसीलों पर खड़े हुए लोग मेरी तरफ मुतवज्जा हो गए। वो हाथ हिलाकर दूसरे लोगों को बुला रहे थे और इस तरह बहुत सारे लोग बुलंद फसीलों पर जमा हो गए। न जाने वो मेरे बारे में क्या सलाह मशवरे कर रहे थे। मैं उनकी तरफ देख देख कर चीख रहा था। फिर दफातन बहुत से लोग पीछे हटे। उनके हाथों में न जाने क्या चीज थी।
मैं उसे ना देख सका, लेकिन फिर बहुत से नुकीले हथियार मेरी तरफ लपके। इन हथियारों से मैं जरूर वाकिफ था। ये छोटे नेज़े की शक्ल के थे। बहुत नोकदार हथियार मेरे जिस्म से टकराए, लेकिन वो मेरे जिस्म पर असरअंदाज होने की कुव्वत नहीं रखते थे। हाँ, उनमें से कुछ मेरे घोड़े के जिस्म में तराजू हो गए। घोड़ा जोर से उछला, वापस पलटा और मैं उसकी पूंछ से गिर पड़ा, लेकिन नुकीले हथियार बदस्तूर बरस रहे थे। चंद और हथियार घोड़े को लगे और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने मेरी निगाहों के सामने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। मुझे उस बेजुबान दोस्त की मौत पर बहुत गुस्सा आया और मैंने दांत पीस कर कहा, ओ मर्दूदो, क्यों अपनी मौत को दावत देते हो? दरवाजा खोल तो वरना। लेकिन मेरी बात के जवाब में भी नुकीले पत्थर बरसते रहे। यकीनन वो अच्छे लोग नहीं थे। मुझे उन पर शदीद गुस्सा आ गया। उन्हें मेरे जिस्म से टकरा कर नाकाम रहने वाले हथियारों पर सख्त हैरत थी। चंद मिनट के बाद हथियार बरसना बंद हो गए। मैं खड़ा उन्हें देखता रहा। वो दो हिस्सों में बट गए थे। फिर उनमें से एक शख्स नमूदार हुआ। ये रंगीन लिबास पहने हुआ था। इसके चेहरे पर दाढ़ी थी। हाथ पांव का भी बहुत मजबूत नजर आता था। वो मुझे देखता रहा। उसकी शख्सियत से मैंने अंदाजा लगाया कि वो इन लोगों का शहनशाह या दूसरी कोई मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है। फिर उसने दोनों हाथ हिलाए और वापस पलट गया। मैं अब भी गुस्से से खौल रहा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैंने खौफनाक चिचराहट के साथ अजीम शान दरवाजे को एक पुल की तरह खंदक पर छाते देखा, और जो ही वो जमीन से टिका, बेशुमार इंसान घोड़ों पर सवार बाहर की तरफ लपके। आन के आन में उन्होंने मेरे गिर्द हिसार बना लिया। वो तलवारें हिला हिला कर कुछ कह रहे थे। मैं उनके लिफाज, उनके इशारों को समझता रहा। मैंने अपनी पूरी इसरार जहानत से काम लिया और उनके जहानत से वाकिफ हो गया। वो मुझे अंदर चलने का हुक्म दे रहे थे। तब मैं उनके साथ अंदर चल पड़ा। अपने घोड़े की मौत का मुझे अफसोस था। इन लोगों ने उसे बेगुनाह कत्ल कर दिया था, लेकिन बहरहाल तवील अरसे के बाद मुझे एक नई दुनिया देखने को मिली थी। मैं यहाँ दुश्मनों के अंदाज में दाखिल नहीं होना चाहता था। मैंने खुद पर काबू पा लिया, वरना जितने लोग मुझे गिरफ्तार करने आए थे उन्हें तो मैं चंद सेकंड में कत्ल कर सकता था।